प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 9 में मैथ्स के चैप्टर बहुपद, जिसे कि पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसके भाग 4 को पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम संबंध और फलन, जिसे कि रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलते हैं, इसके भाग 4 को पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था शेषफल प्रमेय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपदों का गुणनखंडन शुरू करने से पहले हम जानेंगे गुणनखंड प्रमेय, जो कुछ इस तरह परिभाषित है। यदि px जिसकी घात n, जो कि 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। यानी कि अगर कोई बहुपद px जिसकी घात 1 से अधिक या 1 के बराबर है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो pa बराबर अगर 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, और यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होता है। चलिए अब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें जांच करना है कि x जमा 2 बहुपदों x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6 और 2 गुणे x जमा 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले x जमा 2 के शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि मिलेगा हमें x जमा 2 बराबर 0 को हल करने से, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर घटा 2, यानी कि x जमा 2 का शून्य घटा 2। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6, और हमारा बहुपद fx है 2 गुणे x जमा 4 के। अब हम इस प्रश्न में px बराबर x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 में x के स्थान पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p घटा 2 बराबर घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुणे घटा 2 की घात 2 जमा 5 गुणे घटा 2 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा घटा 8 जमा 3 गुणे 4 जमा घटा 10 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा घटा 8 जमा 12
घटा 10 जमा 6 यानी कि 0। और हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यह कह सकते हैं कि x जमा 2 x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का एक गुणनखंड है। अब हम हमारे Sx में जहाँ x है वहाँ पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणे घटा 2 जमा 4, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ भी हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x जमा 2 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x घटा 1 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह दिया हुआ है कि x घटा 1 हमारे बहुपद px बराबर 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है। यानी कि गुणनखंड प्रमेय से हम यह कह सकते कि p1 बराबर 0 होगा। अब हम इस प्रश्न में जहाँ px x है वहाँ पर हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p1 बराबर 4 गुणे 1 की घात 3 जमा 3 गुणे 1 की घात 2 घटा 4 गुणे 1 जमा k, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 4 जमा 3 घटा 4 जमा k, जो कि बराबर होगा 0 के, क्योंकि p1 बराबर है हमारा 0 के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा k बराबर घटा 3। तो इस तरह हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे मध्य पद विभक्त विधि से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5, जहाँ मध्य पद है हमारा 17। अब हमें प्लस 17 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है p और q में। जब हम p और q को जोड़े तो हमें मिले 17, और जब हम p और q को गुणा करें तो हमें मिले 30। आप सोच रहे होंगे कि ये 30 कहाँ से आया? यह 30 हमें हमारे बहुपद के अचर और हमारे पद 6 गुणे x की घात 2 में x की घात 2 का गुणांक को गुणा करके मिला है। अब हम 30 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं 1 गुणे 30 बराबर 30, 2 गुणे 15 बराबर 30, 3 गुणे 10 बराबर 30, 5 गुणे 6 बराबर 30। इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से प्राप्त होगा 17, यानी कि हम हमारे बहुपद 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5 को लिख सकते हैं 6 गुणे x की घात 2 जमा 2 जोड़ 15 गुणे x जमा 5, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 6 गुणे x की घात 2 जमा 2x जमा 15x जमा 5। 6 गुणे x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2x गुणे 3x, और 15x को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3x। अब हम 6 गुणे x की घात 2 और 15x के जगह इन संख्याओं को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2x गुणे 3x जमा 2x जमा 5 गुणे 3x जमा 5, जिसे हम लिख देंगे 2x गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यह कैसे लिखा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x हमारे दोनों पदों में है और 5x हमारे दोनों पदों में है, तो यहाँ से हमने 2x और 5 को उभयनिष्ठ देकर लिख दिया है, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3x
जमा 1 गुणे 2x जमा 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना है। हमारा बहुपद है y की घात 2 घटा 5y जमा 6, जहाँ हमारा मध्य पद है घटा 5। अब हमें घटा 5 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिसे जब हम जोड़ें तो हमें मिले घटा 5 और जब हम उन्हें गुणा करें तो हमें मिले 6। ये 6 आया है हमारे बहुपद का अचर संख्या और हमारे पद y की घात 2 का गुणांक जो कि है 1, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 6 उन्हें गुणा करके। अब हम 6 के गुणनखंड युग्म देखेंगे जो कि है 1 गुणे 6 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, घटा 2 गुणे घटा 3 बराबर 6, घटा 1 गुणे घटा 6 बराबर 6। यहाँ पर घटा 2 और घटा 3 ऐसे युग्म हैं जिन्हें जोड़कर हमें मिल रहे हैं घटा 5, जिनका प्रयोग करके हम y की घात 2 घटा 5y जमा 6 को लिख सकते हैं y की घात 2 जमा घटा 2 जमा घटा 3 गुणे y जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा y की घात 2 घटा 2y घटा 3y जमा 6, जहाँ y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y गुणे y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम y की घात 2 की जगह पर y गुणे y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पे 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा y गुणे y घटा 2y घटा 3y जमा 2 गुणे 3, जिसे हम लिख सकते हैं y गुणे y घटा 2 घटा 3 गुणे y घटा 2, जिसे हम लिख सकते हैं y घटा 2 गुणे y घटा 3। तो इस तरह हमने बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपदों का गुणनखंडन। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, संबंध एवं फलन के भाग 4 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फलन यानी फंक्शन को देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। फलन को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जिसमें समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध एक फलन कहलाएगा यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयवों समुच्चय B में केवल एक और एक प्रतिबिंब क्रिएट करते हों। मतलब सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, सिर्फ एक और एक ही इमेज होना चाहिए। यदि अगर ऐसा होता है तो वो संबंध फलन कहलाएगा। इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर A सबसेट है, एक कोई एलिमेंट है A सेट का और B कोई एलिमेंट है B सेट का, और यदि A के पैरेलल A का प्रतिबिंब B है, सिर्फ B ही है, तो ऐसे संबंध को हम लोग फलन कह सकते हैं। A समुच्चय के सभी तत्व समुच्चय B के तत्वों से संबंधित हैं और सिर्फ एक तत्व से संबंधित हैं, तो उसको हम फलन बोलेंगे। उदाहरण स्वरूप A, B, C 3 एलिमेंट है A सेट में और B में X, Y, Z है अगर, और A का X, B का Y और C का Z, मतलब A, B, C सभी जो मौजूद हैं, कोई ना कोई उसका एक प्रतिबिंब Q में अवेलेबल है, तो इस तरीके के संबंध को हम लोग फलन कहेंगे। आगे बढ़ते हुए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर A और B दोनों ही F के सबसेट हैं और A और C दोनों ही F को बिलोंग करते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि समुच्चय A के सभी तत्व समुच्चय B में एक अद्वितीय तत्व से संबंधित हैं। ठीक है, यदि F A से B का एक फलन है तो F जो फंक्शन है वो A B को डायरेक्टली लिंक करता है और इसमें फिर इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे, इसको फलन बोलेंगे। ठीक है, फलन की परिभाषा का स्पष्ट तस्वीर देखते हैं। ठीक है, इसमें A, B, C और X, Y, Z दो अलग अलग सेट है, हमारे पास समुच्चय हैं। अगर A का X, B का Y और C का Z प्रतिबिंब है तो इस केस में ये फंक्शन कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि A का Z हो, B का Y हो, C का X हो। इस केस में भी हर जो सेट A में जो पहले सेट में मौजूद तत्व हैं उसका प्रतिबिंब सिर्फ एक प्रतिबिंब है, तो ये भी फंक्शन कहलाएगा। अब ऐसा भी संभव है कि A का Y, B का X, C का Z हो। इसमें भी हर एक तत्व जो पहले सेट में है उसका प्रतिबिंब मौजूद है, तो ये भी फंक्शन कहला सकता है। और अगर तीसरे की बात करें कि A और B का XY प्रतिबिंब है बट C का प्रतिबिंब कुछ भी नहीं है, इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि C का कोई प्रतिबिंब मौजूद ही नहीं है। ऐसा संभव है और कि A, B, C का तीनों का X है प्रतिबिंब, तो ये भी एक फंक्शन कहला सकता है क्योंकि A का भी प्रतिबिंब है, B का भी प्रतिबिंब है और C का भी प्रतिबिंब है और तीनों का एक एक है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि पहले सेट का कोई एक प्रतिबिंब और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, ये चलेगा। अगर दो अलग अलग एलिमेंट का भी वो एक प्रतिबिंब है तब भी वो फंक्शन कहलाता है। जैसे A का अगर X है, B का X है और C का X है तो भी वो फंक्शन कहलाएगा, फलन कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, जब A का देखा जा रहा है प्रतिबिंब तो A का प्रतिबिंब X और Y दोनों है, तो फिर ये फंक्शन का जो फलन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए, वो ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो 6 है वो फलन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जस्ट पहले वीडियो में चर्चा किया था कि चौथा जो केस है वो फलन नहीं है क्योंकि C खाली है, और यहां पर जो छठा है वो फलन नहीं है क्योंकि A के हैं जो 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो 2 प्रतिबिंब है इसलिए फलन नहीं है। तो 1, 2, 3, 5 फलन है लेकिन 4 और 6 फलन नहीं है। ठीक है, अब कारण देखते हैं, कारण को फिर से एक बार दोहराते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल था, Z और C के किसी भी तत्व का सहयोगी नहीं है, C मतलब C के किसी भी तत्व का सहयोगी कोई भी नहीं है, इसलिए वो फलन नहीं है। और छठे में
एक ए का दो प्रतिबिंब एक्स और वाई से जुड़ा है जो नियम का उल्लंघन करता है, इसलिए वो भी बी में एक अद्वितीय तत्व से नहीं जुड़ा हुआ है जबकि दो से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमेशा दोहराया भी जाता है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो उसको एक बार दोबारा से जरूर सुनने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, अपने पुस्तक से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग फंक्शन को एक बार फिर से दोहराते हैं। एफ जो एरो बी है, इसका अर्थ क्या कहलाता है, इसका क्या, इसको कहते कैसे हैं? तो इसको कहते हैं कि ए को एफ का प्रांत कहा जाएगा और बी को सहप्रांत कहा जाएगा। समुच्चय बी में संबंध अव्यय को एफ का परिसर कहा जाएगा, अर्थात सहप्रांत एफ परिसर में निहित है। ठीक है, आपसे हम लोगों की आशा करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट करते चल रहे हैं और अपना नोट्स बनाते चल रहे हैं। ये बेहद जरूरी है, आपको दोहराने में भी सहायता मिलेगी। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। फिर से दो सेट लिया हमने, ए बी सी तीनों का प्रतिबिंब x है, तो इसमें f का प्रांत ए बी सी हो जाएगा, f का सह प्रांत एक्स वाई जेड हो जाएगा, f का परिसर केवल संबंध अव्यय x होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ x तक लिमिटेड है। परिसर में अव्यय की संख्या सहप्रांत से हमेशा कम होती है, ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें a का y, b का x प्रतिबिंब है, c का z प्रतिबिंब है। अब f का प्रांत अगर हम देखें तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 सहप्रांत है अगर, तो f का परिसर केवल संबंध अव्यय y1 y2 y3 तक ही लिमिटेड है। परिसर यहां पे सहप्रांत के बराबर है, x y z जो है वही परिसर भी है, वही सहप्रांत भी है, तो इस केस में दोनों बराबर या कम हो सकते हैं। तो मतलब एक जो नोट है जो हम लोगों को कॉपी में जरूर लिख लेना चाहिए वो ये है कि परिसर के समुच्चय में अवयव की संख्या हमेशा सहप्रांत से कम या बराबर होती है। कम वाला केस हमने पहले देखा, अभी हमने बराबर वाला केस भी देख लिया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। बता दें कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध r को n पर परिभाषित किया जाता है। तो r जो है वो xy है जहां y इक्वल टू 2x है और x और y प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। ये रिलेशन एक हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें प्रांत, सहप्रांत और r का परिसर क्या है ये हम लोगों को निकालना है। क्या यह फलन का संबंध है या नहीं है ये भी हमें बताना है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 1 2 3 4 जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके सब कुछ हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रांत, सहप्रांत, r का परिसर कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग और उसका फलन कैसे निकालेंगे। ठीक है, r का प्रांत क्या होगा? r का प्रांत प्राकृतिक संख्याएं दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि x जो है वो हम लोग नेचुरल नंबर को देख रहे हैं, तो x पूरा 1 2 3 4 से लेके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे उसके सेट हमारे प्रांत हो जाएंगे। सहप्रांत भी नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है y नेचुरल नंबर है। और अब देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। परिसर भी पूरा प्राकृतिक संख्याएं होंगी क्योंकि पूरा डोमेन ये कवर कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। अब देखते हैं, चूंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n में एक और केवल एक ही छवि होती है तो यह एक संबंध है। जैसे 1 डालें तो उसके लिए y 2 आ जाएगा, 2 डालें 4 आ जाएगा, 3 डालें 6 आ जाएगा। तो हर एक x का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब दिखेगा हम लोगों को। अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y 2 आ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 2 होगा। x को अगर 2 डालें तो 4 होगा तो उसका प्रतिबिंब 4 आ जाएगा। तो हर का एक एक ही प्रतिबिंब आ रहा है
तो इसलिए ये संबंध जो है वो एक फलन भी है, मतलब फंक्शन भी है। आशा है ये उदाहरण आपको समझ आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने फलन के बारे में सीखा और जाना कि फलन को कैसे परिभाषित करते हैं, क्या फलन होगा, कौन फलन नहीं होगा, और हम कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन फलन है या नहीं है। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या देखेंगे। हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ फलन के और आलेख देखेंगे। तब तक आशा है कि जो हमने आज पढ़ा है वो आप अपने एनसीईआरटी के बुक से दोबारा उसको रिवाइज करके और उसके सवालों को भी बनाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 9 में मैथ्स के चैप्टर बहुपद की पढ़ाई की और क्लास 11 में हमने संबंध और फलन को पढ़ा। इसी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल क्लास 9 में हम साइंस के चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे और क्लास 11 में हम फिजिक्स के चैप्टर सरल रेखा में गति को पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।